हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर में इकोसिस्टम चैप्टर का पूरा समरी करने वाले हैं। इससे आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा एक एक पॉइंट में। तो पहला है अब ये क्वेश्चन कि इकोसिस्टम क्या किसे कहते हैं। तो इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे से प्रभाव डालते हैं। लिविंग के साथ भी इंटरेक्ट करता है और लिविंग नॉन लिविंग के साथ भी, यानी अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है, यानी दोनों एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालते हैं। दूसरा है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो कि धरती पर पाया जाता है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, उन्हें स्टडी करने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है नेचुरल इकोसिस्टम, यानी जो प्रकृति बनाती है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, या फिर जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है। फिर है कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं, यानी जिनमें जीवन होता है, वो आते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर जो खाना प्रोड्यूस करता है। दूसरा है कंज्यूमर, जो प्रोड्यूसर से खाना जो प्रोड्यूसर बनाता है, कंज्यूमर उसको खाते हैं। फिर है डिकम्पोजर, यानी जो सड़े गले को डिकम्पोज करने का काम करता है, और या डेट्रीटिवोर। एबायोटिक कंपोनेंट में कौन आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट में वैसे आते हैं जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, यानी इनमें जान नहीं होती है। फिर है स्ट्रक्चर इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी कि एबायोटिक या और बायोटिक का जो स्ट्रक्चर इंटरेक्शन होता है, वो प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम के लिए एक उस कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यहाँ पे दो पॉइंट में इसको समझाया गया है। जैसे देखिए, स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। जैसे कि किसी भी जगह की स्पीसीज कंपोजिशन क्या, यानी वहाँ पे कितने स्पीसीज पाए जाते हैं, तो ये पता चलता है वहाँ के प्लांट की कितनी स्पीसीज है और एनिमल की कितनी स्पीसीज है। फिर है स्ट्रेटिफिकेशन। इकोसिस्टम को ठीक ढंग से स्टडी करने के लिए, यानी हम आसानी से उसे पढ़ सके, उसके यूज़ को समझ सके, इसके लिए क्या किया गया है, इकोसिस्टम में डिफरेंट लेवल में बांट दिया गया है। जैसे ट्री होता है, उसके बाद हर्ब होता है, श्रब होता है, ऐसे करके। तो वही स्ट्रेटिफिकेशन है। इसमें वर्टिकल जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है अलग अलग स्पीसीज का, यानी इस लेवल पे ट्रीज रहेगा, इस लेवल पे हर्ब रहेगा, फिर श्रब रहेगा, ऐसे करके। फिर है प्रोडक्टिविटी, यानी उत्पादकता। रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड, यानी दिए गए समय में पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। बायोमास यानी बायोलॉजिकल मास, कितना वजन बढ़ रहा है, कितना भोजन बन रहा है, इसे इस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है। प्रोडक्टिविटी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितना बायोमास बना, यानी कितना बायोमास का मतलब वजन बढ़ना। फोटोसिंथेसिस के दौरान कितना भोजन बनता है। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो होता है जीपीपी और होता है एनपीपी। और जीपीपी में से आर को अगर माइनस कर दे, यानी रिस्पायरेशन लॉस को अगर माइनस कर दे, तो एनपीपी निकल जाती है। अगर इसे शॉर्ट में समझे तो ये इसके कहने का मतलब है कि दिए गए समय में इतने पर यूनिट एरिया में कितना एक ऑर्गेनिज्म अपना वजन बढ़ा पाता है। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में जो भोजन बनाते हैं ऑटोट्रोप, वही बाद में कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है, तो ये होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। फिर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कौन करते हैं? डिकम्पोजर करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनको इनऑर्गेनिक मैटर में फिर से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जैसे कि उन्हें वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डिकम्पोजर किस पे फीड करते हैं? तो सड़े गले पत्ते पर लीव फीड करते हैं। जो प्लांट के पार्ट गिर जाते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते ख़त्म हो गए, वो उनमें जान नहीं रही, पेड़ उनको नहीं थाम सका, वो गिर गए, तो उन पर कौन फीड करेंगे? उन पर डिकम्पोजर फीड करेंगे, जैसे बैक्टीरिया या फंजाई। इनर्जी फ्लो क्या होती है किसी भी इकोसिस्टम की? तो एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी एक डायरेक्शन में एनर्जी चलता रहता है, रिवर्ट होके घूम के वापस नहीं आता है। सबसे पहले एनर्जी किसके पास होगी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस अर्थ पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है, तो सन है। सन से एनर्जी किसके पास आएगी? प्रोड्यूसर लेगा, प्रोड्यूसर भोजन बनाएगा, उससे किसके पास आएगी? कंज्यूमर के पास आएगा। ये होती है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हालांकि इस चैप्टर में हमें दो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है।
फिर है कि द एनर्जी इज ट्रांसफर इन एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब इकोसिस्टम में एनर्जी ट्रांसफ़र होता कैसे है, तो फूड के फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। यही फूड जब खाते हैं तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत ही लिटिल अमाउंट में यह जो बायोमास स्टोर होता है। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म। किसी भी नेचुरल सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा जाना है, तो ये डिपेंड करता है कि वह खाता क्या है और उसका रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा है, और ये जो है इसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। फूड चेन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन यानी जीएफसी, दूसरा होता है डीएफसी यानी डेट्रिटस फूड चेन। जीएफसी फिर है कि ए नेटवर्क ऑफ क्रॉस कनेक्टिंग फूड चेन। फूड वेव किसे कहते हैं, तो जब बहुत सारे फूड चेन मिल जाते हैं तो वही फूड वेव का निर्माण करता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले एल्टन ने बनाया था। बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल के बीच में रिलेशनशिप दिखाने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड का यूज किया जाता है। इसमें क्या रहता है, एनर्जी रहती है, बायोमास रहता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखाए रहते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और 4-5 इसके ग्राफ होते हैं, इसमें डब्बे बने रहते हैं। उसी तरह से ये पिरामिड काम करता है। फिर है कि अगर पिरामिड के बेस की बात करें यानी कि सबसे नीचे में उसका क्या रहता है, तो वो प्रोड्यूसर रहता है या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, जबकि जो एपेक्स है सबसे ऊपर है वो टॉप लेवल कंज्यूमर को दिखाता है। 3 प्रकार के इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, जिसमें पहला होता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज अपराइट, हमेशा अपराइट होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। लेकिन ट्री इकोसिस्टम में हम जाएंगे तो ये अपराइट नहीं रहेगा, सीधा नहीं रहेगा। दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी बोथ अपराइट, ग्रासलैंड में भी, इन ग्रासलैंड एंड इन्वर्टेड एंड इन एग्जाम्पल इन पॉन्ड, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। फिर है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगी, ये क्वेश्चन आता भी है कि ऐसे पिरामिड का नाम बताइए जो हमेशा अपराइट रहता है, तो वो पिरामिड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी ऐसे करके फ्लो करती है और कभी घूम के आती नहीं है, तो इसका ग्राफ हमेशा, इसका पिरामिड हमेशा ऊपर रहता है। दोस्तों इसका पूरा समरी इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। आपको इस चैप्टर में इतनी ही बातें पढ़नी है।